29 साल की महिला करीब 19 दिन तक एक फ्रिज के अंदर बंद थी, वो भी 30 टुकड़ों के साथ। जहां पर ये फ्रिज रखा था, फ्रिज के चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और फर्श पर कई सारे मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबूत जुटाने के लिए और बॉडी को बीनने के लिए उनको एक मुर्दा घर के सरकारी कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है, उनकी मदद लेनी पड़ती है। फिलहाल कातिल और कत्ल कई वजह अभी अंधेरे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि आज की जो सच्ची घटना है, बेंगलुरु शहर में एक वैली कवल इलाका होता है। उसी इलाके में एक अपार्टमेंट में एक 29 साल की महालक्ष्मी नाम की लड़की पिछले 5 महीने से रह रही थी। जब पिछले 5 महीने से रह रही थी तो पास पड़ोस में उसके किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, ना ही पड़ोसी उस लड़की को जानते थे, क्योंकि लड़की सुबह 9 बजे निकल जाती थी और रात के करीब 10 बजे ही वापस आया करती थी। यह दैनिक प्रक्रिया उसकी चल रही थी। तभी 20 सितंबर 2024 को उसी अपार्टमेंट से, उसी कमरे से बहुत तेज की बदबू आना शुरू हो जाती है। जब बदबू से पास पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो वो बिल्डर को फोन करते हैं। मकान मालिक को जब फोन किया जाता तो मकान मालिक के पास महालक्ष्मी ने जब रेंट पर रूम लिया था तो एक इमरजेंसी नंबर दिया था, जो उसकी माँ का नंबर हुआ करता है। अब 21 सितंबर 2024 को जब मकान मालिक उसकी माँ के पास फोन करता है तो पूरी वारदात बताता है कि फोन उसके कमरे से बदबू आ रही है और कमरा बाहर से ताला लगा हुआ है। यह प्रक्रिया बताता है तो माँ बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि माँ पिछले 2 सितंबर से पहले उससे बात हुई थी, 2 सितंबर के बाद उससे बात नहीं हुई थी और लगातार वो उसकी माँ फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन उठ भी नहीं रहा था और ना ही कोई जवाब आ रहा था। इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी। माँ के पास जब बिल्डर का फ़ोन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी बड़ी बेटी को लेकर उसके लड़की के अपार्टमेंट के पास आ जाती है। जैसे ही कमरा खोला जाता है, तो कमरे से इतनी भयंकर बदबू आती है कि सभी व्यक्ति सब पीछे हट जाते हैं और जब पीछे हट जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके अंदर जाया जाता है। जब अंदर मकान मालिक के साथ पड़ोसी जाते हैं तो एक कमरे की तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे और पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। तभी उन्हें एक खून की सूखी लकीर दिखाई पड़ती है। जब सूखी लकीर को देखते-देखते वो फ्रिज के पास पहुँचते हैं, जो कमरे में फ्रिज रखा था। जब फ्रिज खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं और चीख के साथ सब एकदम से बाहर भाग आते हैं, क्योंकि वो इतना भयानक दृश्य था, कोई भी हो वो दृश्य देखकर एकदम से भयभीत हो जाएगा। जैसे ही सब बाहर आ जाते हैं तो मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। मकान मालिक जब समझ चुका था तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आने का इंतज़ार किया जाता है। जब पुलिस आती है तो कमरे के अंदर जाती है, लेकिन बदबू इतनी भयंकर होती है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाती है। अब पुलिस मास्क मँगवाती है। जब पुलिस मास्क मँगवाती है, मास्क मँगवाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। जब बाहर डबल मास्क आता है, डबल मास्क लगाकर पुलिस अंदर जाती है और फ्रिज के अंदर जो नज़ारा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज के ऊपर तल में 2 दरअसल पैर रखे हुए थे कटे हुए और बीच के हिस्से में उसके शरीर के कुछ पार्ट रखे हुए थे कटे हुए और नीचे एक सर रखा हुआ था कटा। वो जो सर था, माँ लक्ष्मी का सर था। पुलिस ये दृश्य जो देख रही थी तो तुरंत फ्रिज को बंद कर देती है और फ्रिज को जैसे ही बंद करती है तो उसकी नज़र उस कमरे की फर्श पर पड़ती है। जब फर्श पर पड़ती है तो पुलिस के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि फर्श पर बहुत सारे मांस के छोटे-छोटे लिथड़े पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे। अब पुलिस तुरंत वैसे ही हालत में बाहर आ जाती है। अब फॉरेंसिक टीम को फ़ोन किया जाता है, यानी सौकों को फ़ोन किया जाता है। जब सोको टीम वहां पर पहुंचती है तो सोको टीम के भी होश उड़ जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है। अब लाश को इकट्ठा करने के लिए और सबूत जुटाने के लिए एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के कर्मचारियों को बुलाया जाता है। उन कर्मचारियों से उसके टुकड़े बिनवाए जाते हैं। अब टुकड़े जैसे ही बिन रहे थे तो करीब अंदाजा लगाया जा रहा था कि 35 से 40 टुकड़े उस लड़की के मिल जाते हैं। अब उस लड़की की डेड बॉडी को भरकर अस्पताल में भेज दिया जाता है। अब प्रक्रिया चल रही थी कि आखिर कत्ल किया किसने है। जब महालक्ष्मी की माँ से पुलिस पूछताछ करती है तो महालक्ष्मी की माँ बताती है कि 2019 में वो नेपाल में रहा करती थी। उसकी बेटी महालक्ष्मी की 2019 में शादी की जाती है। हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से जब शादी की जाती है तो उनके परिवार में अच्छी खासी खुशियां चल रही थी। अब मामला यहाँ पर अटका हुआ था कि जीवन यापन अच्छे से कैसे किया जाए। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं और बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते हैं। जब बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते हैं तो नौकरी ढूंढने का काम शुरू होता है। बहुत ही जल्द हेमंत दास को एक अच्छी नौकरी मिल जाती, मोबाइल शॉप की दुकान में नौकरी करने लगता और माँ लक्ष्मी को भी एक ब्यूटिशियन के ट्रेड पर हेड के रूम में एक अच्छी खासी मॉल में नौकरी मिल जाती है। जब इन दोनों को नौकरी मिल जाती है तो अच्छा खासा जीवन यापन होने लगता है। जब अच्छा खासा जीवन यापन होता है तो इनको एक प्यारी सी बच्ची भी होती है। जब बच्ची होती है
तब हेमंत दास को अपनी पत्नी पर कुछ शक होता है कि मेरी पत्नी शायद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में है, रिलेशन में है, उससे बात किया करती है। तभी हेमंत दास इस चीज का विरोध करता है। जब हेमंत दास इस चीज का विरोध करता है तो उसकी पत्नी इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और लड़ना शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहीं से इनका रिश्ता में उतार चढ़ाव आ जाता है। जब उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है तो ये झगड़ा काफी बढ़ जाता है। 2023 में दोनों एक दूसरे से अलग होना उचित समझते हैं और 2023 में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब महालक्ष्मी हेमंत दास को छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है और हेमंत दास अपनी बेटी के साथ अकेला रहने लगता है। जब वो अकेला रहता है तो उसकी पत्नी कभी कभी महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने आया करती थी, लेकिन रिश्तेदारों में कब तक रहेगी। रिश्तेदारों से ही कुछ दिन बाद नहीं बनी, वहां से वो एक रेंट पर रहने लगी, एक अपार्टमेंट लेती है और जब अपार्टमेंट लेती है तो उस अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देती है। जब पुलिस को इतनी बात पता चली तो पुलिस को एक और सबूत के तौर पर एक बात पता चली कि इसका अफेयर एक मुस्लिम लड़के के साथ था जो उसी मॉल में हेयर ड्रेसर का काम किया करता था। इतनी बात जब उसकी माँ के द्वारा पता चली तो उस हेयर ड्रेसर के लड़के को भी गिरफ्तार किया जाता है। ट्रेंड को जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मोबाइल की भी सीडीआर निकाली जाती है और उस लड़की महालक्ष्मी के मोबाइल की भी सीडीआर निकाली जाती है। लेकिन जब सीडीआर दोनों मैच कराए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उनमें किसी तरह का इस तरह की बात नहीं की गई थी जिससे कि उस लड़के पर शक हुआ हो या उस लड़के ने इस तरह का कोई कार्य किया हो। अब यह प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस अभी भी लगातार कातिल को ढूंढने में असमर्थ है और बेंगलोर के कमिश्नर बी दयानंद जी का कहना है कि उन्होंने आरोपी का पता लगा लिया है और उन्होंने एक छोटी सी हिंट भी दे डाली कि दरअसल जो आरोपी है वो पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुका है। इतनी बात पुलिस ने कहा है और जैसे जैसे ही आरोपी की लोकेशन और पता चलेगी तो आगे की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जानकारी अभी फिलहाल में छुपाकर पुलिस रख रही है, क्योंकि अगर पुलिस अभी सारी जानकारी बता देगी तो आरोपी सतर्क हो जाएगा, फरार हो जाएगा और पुलिस तेजी से इस मामले की खोजबीन में लगी हुई है, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसे अभी दिल्ली में एक श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, ठीक वैसा हुई इसमें 35 से 40 टुकड़े एक लड़की के कर दिए जाते हैं। पुलिस जांच में खोजबीन में लगी हुई है, जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। धन्यवाद।